वेलकम बैक। दमदार 10 में अब बात होने जा रही है पाकिस्तान की। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने भारत के साथ जंग के दौरान अल्लाह की मदद मिलने का दावा किया। उन्होंने कहा कि हमने इसे महसूस किया, जिसकी वजह से हालात पूरी तरह से बिगड़ने से बच गए। इस्लामाबाद में हुई नेशनल उलेमा कॉन्फ्रेंस के दौरान मुनीर ने यह बात कही। अपनी स्पीच के दौरान मुनीर ने जमकर कुरान की आयतें पढ़ी। मुनीर ने कहा, इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान को खास दर्जा मिला है। दुनिया में 57 इस्लामी देश हैं, लेकिन अल्लाह ने पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन यानी कि मक्का और मदीना की हिफाजत का सम्मान दिया है। मुनीर का आरोप यह है कि पाकिस्तान में घुसपैठ करने वाले टीटीपी के आतंकियों में करीब 70% अफगान हैं। सिर्फ वर्दी का फर्क है अवधेश जी, वरना ये जो फौजी वर्दी में अंदर का जिहादी बोल रहा है वो उबल रहा है। नहीं तो ये इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अभी जो पिछले पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भी उनका एक बयान आया था, जो आज उन्होंने कहा वो रिपीटेशन है। उन्होंने कहा कि इस धरती पर कलमा के आधार पर 2 ही स्टेट बने हैं। एक मोहम्मद साहब ने रियासत मदीना बनाया और उसके बाद एक पाकिस्तान बनाया। वही तो बता रहे हैं। हरमैन शरीफैन का क्या मतलब है? हरमैन का मतलब 2 पवित्र स्थान। एक जो मक्का है, जो कि काबा माना जाता है, काबा जहां मोहम्मद साहब का घर माना जाता है, और मदीना जो उनका मस्जिद है, पैगंबर मस्जिद माना जाता है। तो वो जो है वो मानते हैं कि पाकिस्तान भी उसी प्रकार का एक पवित्र स्थान है। और जितने युद्ध उन्होंने लड़े वहां से वो किसी युद्ध में हारे नहीं। आप इमरान खान के भी पुराने भाषण देखेंगे तो वो यही बोल रहे थे कि एक बार जब वो नबी के आदेश पर जब युद्ध शुरू हुआ तो वो लड़ते रहे, जीतते रहे, लगता था कि हार जाएंगे, सुबह तक विजय अपने आप आ जाती थी, जीत जाती थी, इसलिए इस्लाम की विजय होनी ही है। ये भाव दुनिया भर में जो इस्लामी पढ़े लिखे लोग हैं वो हमारे सामने रखे न रखे, उनके अंदर रहता है वो। तो उसी को, और देखो एक फौजी व्यक्ति, आप सोचो ना दुनिया कहां जा रही है। हम सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक फौजी आदमी जो वहां उलेमाओं के कॉन्फ्रेंस में बता रहा है, वो बता रहा है कि पाकिस्तान नेशन का ये हमारा एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो शुद्ध इस्लाम होना, और उसके आधार पर हमको आगे बढ़ना है। वो कह रहा है कि जो मोहम्मद साहब ने पहली मस्जिद बनाई थी, वो पहली मस्जिद में पहली मीटिंग युद्ध के लिए हुई थी, इस्लाम को बढ़ाने के लिए। अब आप बताओ, अब इससे प्रभावित बांग्लादेश नहीं होगा अगर हमारे यहाँ के कट्टरपंथी उससे प्रभावित हो जाते हैं, और हम केवल ये कहे कि नहीं 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 नहीं, नहीं ये तो केवल रास्ता भटक है। ये समझने की आवश्यकता है कि इनका मुकाबला कैसे किया जाए कि ये भाव आगे न बढ़े। पाकिस्तान एक नेशन के रूप में, अफगानिस्तान एक नेशन के रूप में, और बांग्लादेश एक नेशन के रूप में अगर इस भाव से इस्लामिस्ट बनता है तो ये तो दुनिया के लिए खतरा है। भारत तो छोड़ दीजिए, हिंदुओं के लिए केवल नहीं है। आसिम मुनीर भले ही मंच से बड़ी बड़ी बातें कर रहा हो, लेकिन इमरान खान और उनके समर्थकों ने उनका चैन छीन रखा है। तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और उनकी बहन उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17 साल की सजा सुनाई गई। जब इमरान खान के वकील अटियाला जेल में उनसे मिलने के लिए पहुंचे तो उन्होंने समर्थकों ने देश भर में बड़े प्रोटेस्ट की अपील की। नियाजी के इस ऐलान से मुनीर बहुत घबरा गया है। मुनीर ने रावलपिंडी को किला बना दिया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान और कमांडोज तैनात हैं, जिनके पास वाटर कैनन है, आंसू गैस के लॉन्चर हैं, जिन्हें इमरान के समर्थकों को देखते ही अटैक करने का आदेश मिला हुआ है। रावलपिंडी की सुरक्षा बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ही आप पैनिक में हैं। शहबाज और मुनीर दोनों पैनिक में हैं। वो नहीं चाहते कि इमरान खान फिर से अपना सिर उठाएं। शहबाज तो कठपुतली है मुनीर की। शहबाज का कोई स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं है उस तरह से। वैसे भी पाकिस्तान में प्रधानमंत्रियों का कोई बहुत स्वतंत्र अस्तित्व कभी रहा नहीं है, हमेशा फौज के हिसाब से ही काम करते रहे हैं। इमरान ने जरूर फौज से थोड़ा अलग जाने की कोशिश की, तो उसका नतीजा उनको भुगतना पड़ा। नवाज शरीफ कुछ समय तक के लिए जरूर रहे, लेकिन वो भी मुशर्रफ ने उनको पलट दिया था, आपने देखा। मुझे लगता है कि आसिम मुनीर जो है वो जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, वो भाषा भारत तो संभाल लेगा। भारत को जो है ठीक है, जैसा अवधेश जी ने कहा, थोड़ा चिंता करने की कोई बड़ी जंग होगी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तान में ही आएगी। देखिए पाकिस्तान को आप ओवरऑल अगर देखिए, पाकिस्तान में एक बड़ा ग्रोइंग मिडिल क्लास है जो वेस्टर्नाइज्ड है, जो बाहर जिनके लोग पढ़ने जाते हैं, जो जिनके इन्वेस्टमेंट दुबई में, अमेरिका में, कनाडा में, वो एक बड़ा मिडिल क्लास, रिच क्लास वहाँ ग्रो किया है। दूसरा कट्टरपंथी है जिनको मुनीर जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जिनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बगल में अफगानिस्तान है जो उनसे ज्यादा कट्टरपंथी है, लेकिन इसमें पाकिस्तान की नाक में दम किए हुए है।
तो मुनीर कोई चैन से नहीं सो सकते। वो खाली जो गर्म भाषा बोल रहे हैं मौलानाओं वाली, ये इसलिए बोल रहे हैं कि उनको सपोर्ट मिलता रहे उन जमातों का, वो अपने को सुरक्षित करने के लिए इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। वरना आज तक पाकिस्तान ने किसी फौजी जनरल ने ऐसी भाषा नहीं बोली, मुशर्रफ ने भी नहीं बोली। मैंने तो मुशर्रफ का वो भाषण याद है जब मुशर्रफ ने कट्टरपंथियों के खिलाफ बोला था, कहा था दुनिया कहाँ जा रही है, चांद पे जा रही है, हम पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, हमको आगे तरक्की पसंद होना है कि ना कि हम जाके मस्जिदों मदरसों में खाली। वो मुशर्रफ का भाषण मुझे याद है। तो और मुनीर जिस तरह भाषा बोल रहे हैं, तो मुनीर तो लग रहा है जैसा अवधेश जी ने कहा कि फौजी वर्दी में जरूर है, लेकिन लगता है जैसे कोई वो पुराने कट्टरपंथी जो मौलाना जो मस्जिदों से तकरीर करते हैं उस तरह की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जिस पाकिस्तान को कलमा का आधार बना रहे हैं, उसके संस्थापक का क्या था? नमाज वो नहीं पढ़ते थे, सुअर वो खाते थे, शराब वो पीते थे, जिन्ना साहब, उन्होंने पाकिस्तान की स्थापना की है। उन्होंने उनकी जिद में पाकिस्तान बना। अब वो कह रहे हैं पाकिस्तान जो है पवित्र हो, तो किस इस्लामिक कैटेगरी से पाकिस्तान बना था? ठीक, बात अब अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी की भी एक रिपोर्ट की कर लेते हैं, जिसमें रूस के राष्ट्रपति पुतिन को लेकर बहुत बड़ा दावा किया गया है। यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन का पूरे यूक्रेन पर कब्जे का प्लान है और वो इससे पीछे नहीं हटे हैं। पुतिन की नजर यूरोप के उन हिस्सों पर भी है जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे। रिपोर्ट ट्रंप के उस दावे से बिल्कुल अलग है जिसमें उन्होंने कहा था कि पुतिन जंग को रोकना चाहते हैं। ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि रूस यूरोप के लिए खतरा नहीं है, लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी की इस रिपोर्ट में पुतिन के इस बात को भी खारिज कर दिया गया है। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में रूस और यूक्रेन जंग रुकने का कोई सॉलिड संकेत नहीं दिखाई दे रहा है। अवधेश जी, ये भले ही कई सारी चर्चा हो, कई सारी मंत्रणा हो, नाटो देशों से जाके यूक्रेनियन चीफ मिल लें, अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्लादिमीर पुतिन से मिल लें अलास्का में, निष्कर्ष कुछ नहीं निकल रहा है। 2026 में आने वाले साल में ये जंग मुझे नहीं रुकती हुई दिखाई दे रही। देखिए, भारत के दृष्टि से देखें तो कोई भी झगड़ा, कोई संघर्ष जब तक आपस का विश्वास नहीं होगा, दो लोगों में झगड़ा है तो तीसरा आदमी तभी सफल हो सकता है जब दोनों का उस पर विश्वास हो। इस समय की दुनिया में हर देश अपनी एक ऐसी नीति से चल रहा है जिसमें कुटिलता है। हमारी डिप्लोमेसी का मतलब कुटिलता बना दिया गया है। तो कहते हैं कूटनीति। नहीं, लेकिन जो ट्रम्प बोल रहे हैं, सर मैं इसके आगे की बात आपसे पूछ रही हूँ, क्या यूरोप के भी कुछ हिस्सों पर पुतिन की नजर है? ऐसा है, पुतिन की नजर क्या पूरे यूक्रेन पर है? अब आप इस प्रकार की, यही तो कराओ ना कि अगर इस प्रकार की भाषा ट्रम्प बोल रहे हैं, इस प्रकार की भाषा यूरोप बोल रहा है, और उसमें कहा जाए कि इस समस्या का समाधान हो तो संभव है? भाई, रूस ने हमला क्यों किया, पहले उस कारण को समझना होगा, और उस हमले में जो वाजिब कारण है उस पर बात करनी होगी। जो नावाजिब है उसने हमला क्यों किया? भाई, सोवियत संघ के टूटने के बाद जो 10 कॉमनवेल्थ स्टेट बने थे तो उसके न्यूक्लियर गए थे, कजाकिस्तान ने अपना खत्म कर दिया, यूक्रेन के पास भी गए थे, यूक्रेन ने भी कहा हम खत्म कर देंगे। उसको संदेश था कि इसने पूरी तरह खत्म नहीं किया, यूरोपीय देश इसको सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा यह था कि जो क्रीमिया का वार था, वो 18वीं सदी में क्रीमिया का वार हुआ, 19वीं सदी में क्रीमिया का युद्ध हुआ था, वो रूस के लिए स्ट्रेटेजिक है पूरा ब्लैक सागर। अगर वहां तक अमेरिकी फ्लीट पहुंचता है, बाकी सुरक्षा के नाम पर यूरोप के नाटो की सेना पहुंचती है, तो उसके लिए खतरा है। वो मानता है कि कल हमको खत्म कर सकते हैं, हमारी तो इनसे दुश्मनी लंबे समय से है। तो ये सारी स्थितियां ऐसी बनी हुई है। और यूक्रेन में इनका इंटरेस्ट क्यों है? मिनरल्स के लिए इंटरेस्ट है। तो आप मिनरल्स के लिए अपना प्रभाव कायम करना चाहते हैं। अगर उस समय यह तय हुआ था कि 10 देश अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी विदेशी नेशन के साथ कोई पैक्ट नहीं करेंगे, सब मिलजुल के अपनी सुरक्षा का समाधान करेंगे, तो नाटो के साथ जाने के लिए तैयार हुआ है। तो ये पूरी स्थितियां, वो मानते हैं कि 20% के आसपास जो हमारा एरिया है वो अगर हमारे लिए मिल जाता है तो हम स्ट्रेटेजिकली सुरक्षित हो जाते हैं, और साथ ही साथ जो यूक्रेन है वो नाटो में नहीं जाए, ये लोग उसको अस्त्र शस्त्र देना बंद कर दे। अब ये दूसरी शर्त और पहली शर्त इतनी कठिन है जिस पर समाधान आसान से हो ही नहीं सकता है। इसीलिए इस युद्ध का समाधान जो इस समय की व्यवस्था है इंटरनेशनल सिस्टम, उसमें संभव नहीं है। इसलिए युद्ध कहां जाएगा अभी कुछ भी कहना नहीं। ये जो यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दावा किया गया है और जो संदेह जाहिर किया गया है कि पुतिन की नजर इस वक्त केवल यूक्रेनियन शहरों पर नहीं है, वो इससे ज्यादा विस्तार चाहता है, और आने वाले समय में यूरोपियन कंट्रीज के लिए भी एक बड़ा सिरदर्द बन सकता है। नहीं, देखिए, पुतिन के बारे में मेरा मानना है, पुतिन आज भले ही वो रूस के राष्ट्रपति हैं, लेकिन वो पुराना केजीबी का उनका अतीत है, केजीबी से जुड़े हैं, और वो मन से स्टालिनिस्ट हैं। स्टालिन और स्टालिन, इसीलिए अब रूस में स्टालिन की निंदा नहीं होती।
जिस रूस में सोवियत संघ के पतन के बाद, जो सोवियत संघ के दौर में ही स्टालिन की मूर्तियां गिराई गई थी, लेकिन अब रूस में स्टालिन की निंदा नहीं होती, बल्कि मुझे याद है जो वो जब उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में जीत की वो मनाई थी सालगिरह, उसमें स्टालिन को भी याद किया गया था। तो कहीं ना कहीं वो स्टालिनिस्ट भी है, और वो स्टालिन का जो पूरा तौर तरीका था जिस तरह, उसी तरह पुतिन रूस को चला रहे हैं। और पुतिन जो है यूक्रेन के उन हिस्सों को तो लेना ही चाहते हैं जो रूसी बाहुल्य हैं। पूरा यूक्रेन तो नहीं ले सकते, वो जानते हैं कि वो व्यवहारिक परिस्थिति, हालांकि यूक्रेन एक जमाने में सोवियत संघ का बड़ा महत्वपूर्ण घटक था। और दिलचस्प बात यह है कि ख्रुश्चेव से लेकर ब्रेजिल तक वो यूक्रेन से ही आते थे। रूस पे हुकूमत करने वाले स्टालिन जॉर्जिया से थे, और ब्रेजनेव और ख्रुश्चेव जो है वो यूक्रेन से थे। तो ये भी बहुत दिलचस्प चीज है कि सोवियत संघ का नेतृत्व तो उन्हीं लोगों ने किया जो, लेकिन पुतिन उन इलाकों को एक तो लेना चाहते हैं। क्रीमिया को वो ले ही चुके हैं, जैसा कि है अभी क्रीमिया क्रुश्चेव किसको लिया उन्होंने, किसी देश को जो है उन्होंने ले लिया था। अभी उनकी नजर उन इलाकों पर निश्चित रूप से है जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा थे, लेकिन सारे इलाके वो नहीं ले सकते। पहले वो इसलिए जो मामला पेच फंसा हुआ है, वो यूक्रेन के वो इलाके लेना चाहते हैं जहां रूस की सेना ने कब्जा कर रखा है, और रूसी बाहुल क्षेत्र हैं जो। आप याद कीजिए जेलेंस्की से पहले जो राष्ट्रपति थे वो प्रो रूसी थे, और उस वक्त जो है रूस नहीं, तो तभी तो तब तक इतनी चिंताएं नहीं थी। ये चिंताएं तब शुरू हुई है जब नाटो की दखलंदाजी शुरू हुई, जेलेंस्की नाटो के करीब जाते गए। अब ट्रंप की ही हम बात कर लेते हैं, ट्रंप के बदले की बात कर लेते हैं। अमेरिका ने एक बार फिर सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों को टारगेट किया है। अमेरिका ने सीरिया और इराक में आईएसआईएस के 70 से ज्यादा ठिकानों पर हवाई हमला किया है। अमेरिका की यह कार्रवाई हाल ही में उस हमले के जवाब में की गई जिसमें सीरिया में तैनात अमेरिका के 2 सैनिक और ट्रांसलेटर एक मारा गया। अमेरिका ने इस मिलिट्री ऑपरेशन को ऑपरेशन हॉक आई नाम दिया है। अमेरिका के हवाई हमले में आईएसआईएस आतंकियों के ठहरने की जगह हथियार रखने के गोदाम को निशाना बनाया गया है। तो ये जो मिलिट्री ऑपरेशन नया शुरू किया जिसे ऑपरेशन हॉक आई नाम दिया गया, आईएसआईएस हमले में अमेरिका के 2 सैनिक और एक ट्रांसलेटर जो हैं उनकी जाने गई, और ट्रंप ने बम बरसा दिया। केवल इतनी कहानी है इसके, या इसके आगे इसके पीछे की भी कोई और? कि जब अमेरिकन की जान जाए तभी उनके लिए आतंकवाद अब दिखने लगा है। 11 सितंबर 2001 के बाद अमेरिका के नेतृत्व में वार अगेंस्ट टेरर शुरू हुआ था पूरी दुनिया में, जिसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान पर बमबारी की थी, पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों पर भी हमला किया, और उसके बाद उनकी सेना सीधे घुसी थी। इराक उसी का पार्ट बना था, लीबिया उसी का पार्ट बना था, सीरिया में भी वो था, और आईएसआईएस के साथ वो युद्ध चल रहे थे। अमेरिका को ये उत्तर देना चाहिए कि आपने उस युद्ध को रोककर अपने को वापस क्यों किया, अगर वो युद्ध उसी के लिए था, क्योंकि इराक के पास तो उस प्रकार से कोई विनाशकारी विपन मिला नहीं था। और आज जिस व्यक्ति को जिस जिलानी को बैठाया गया था वहां सीरिया के गद्दी पर, और असद को हटा के, असद के विरुद्ध भी तो आईएसआईएस लड़ रहे थे। वो आईएसआईएस वाले जिसको है अबू अल बगदादी, उसका केंद्र तो सीरिया इलाका मिला के ही था ना, तो वो तो असद के विरुद्ध भी लड़ रहा था। तो आपने उखाड़ के, तो रूस ने उनको समस्या ये भी नहीं कि रूस उनको शरण दिए हुए है, और आज आपको हमले करने की जरूरत पड़ रही है। और अगर यही कार्रवाई इजराइल ने जाकर के कर दिया था एक देश में जहां उसने कहा कि हम देश पर हमला नहीं कर रहे हैं, वो आतंकवादी बैठा हुआ है, तो उसको बुला के फोन करवा के माफी मंगवा रहे हैं, माफी मंगवा रहे हैं। भारत करेगा तो वो फिर वो समस्या आ जाती है। तो ये जो वो कुछ कर रहे हैं, वो केवल अपना एक प्रभाव, अमेरिका का दबदबा इस क्षेत्र में बने रहे। जिलानी को कहा कि तुम इस समझौते पर हस्ताक्षर करो, तुमको हम पैसा देंगे, तुम्हारे साथ व्यापार करेंगे। अभी तक वो इब्राहिम अकॉर्ड पर हस्ताक्षर नहीं किया, इजराइल को मान्यता देने के लिए वो तैयार नहीं हुआ। तो अब ये जो हमला है, ठीक बात है कि उनके सैनिक मरे हैं, आईएसआईएस फिर से खड़ा हो रहा है, ये फैक्ट है, अलकायदा फिर से खड़ा हो रहा है, लेकिन इसके लिए अगर किसी दुनिया में किसी एक ताकत पर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो अमेरिका स्वयं है उसके लिए। अब एक इंटरेस्टिंग खबर हम दर्शकों के सामने रख देते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का दिल मेरठिया कोर्ट पर आ गया है। दरअसल मेरठ से सपा के जिला पंचायत सदस्य सम्राट मलिक एक ब्लैक कलर का कोट पहनकर दिल्ली में अखिलेश यादव से मिलने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान अखिलेश यादव ने सम्राट के कोट की तारीफ कर दी। वो तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं, और उसी तरह का कोट फिर अपने लिए भी बनवाने की इच्छा जताई उन्होंने। नहीं लगाएंगे।
हमें भी सिलवा दे कैसे कौन सिलता नहीं लगाएंगे। लेके आना तुम लेके आना तो सिलवाएंगे। अब देखिए फिर स्वदेशी एंगल भी है, क्योंकि मेरठ के बुढ़ाना गेट में विद्यार्थी खादी भंडार की दुकान है। दुकान के मालिक और टेलर हैं। लखनऊ में अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात की और कोर्ट के लिए फिर मेजरमेंट भी लिया। वो स्टाइल है जोधपुरी और कपड़ा रहेगा खादी टुई। ये प्योर वूल होता है और कुर्ते पजामे के लिए स्पेशल बनता है। हमारे मेरठ का नाम हो और जिनके लिए जा रहा है तो हमें वैसे भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। लीजिए, दुकान है मेरठ की, स्टाइल है राजस्थान का, पहनेंगे अखिलेश यादव।